Hello India, welcome to Indian AI production. So in this video I am going to tell you how to install CUDA, how to install CUDNN and how to install TensorFlow. So TensorFlow can access your GPU for डीप लर्निंग मॉडल ट्रेनिंग एंड डीप लर्निंग मॉडल इन्फ्रेंस। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम किस तरीके से कूडा टूलकिट को इंस्टॉल करेंगे। कोई भी वर्जन हो सकता है। उसी के साथ हम ये भी देखेंगे कि हम किस तरीके से CUDNN को भी इंस्टॉल करेंगे। इसका वर्जन कोई भी हो सकता है। बाद में हम इंस्टॉल करेंगे टेंसरफ्लो को, ताकि हमारा टेंसरफ्लो जीपीयू को इस्तेमाल करेगा और जब भी आप डीप लर्निंग के मॉडल को ट्रेन करेंगे, टेस्ट करेंगे या आप डिप्लॉय करेंगे तो उस वक्त आपका डीप लर्निंग मॉडल जीपीयू का इस्तेमाल करके आपकी प्रोसेस को फास्ट फॉरवर्ड कर लेगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा मेरे बारे में। मैंने डिफरेंट वर्क स्टेशन में कूडा डीएनएन एंड टेंसरफ्लो पाइथन इस तरीके के पैकेजेस को इंस्टॉल किया है। और इतना ही नहीं, मैंने एज डिवाइसेस में भी कूडा और CUDNN और टेंसरफ्लो को मैंने इंस्टॉल किया है। तो मेरे पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। मैंने ढेर सारे घंटे इसके ऊपर बिताए हैं, ढेर सारे एरर को मैंने सॉल्व किया है, राइट। तो उसकी वजह से मैंने सोचा कि भाई आपको एकदम सिंपल प्रोसेस, स्मूथ प्रोसेस बता दूं, ताकि आपके जीवन में जब भी आप कूडा CUDNN या टेंसरफ्लो इंस्टॉल करेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएंगी। और एक बात बताना चाहूंगा, मैंने मैक्सिमम तौर पे उबंटू सिस्टम के ऊपर काम किया है इंस्टॉलेशन का, और विंडोज के ऊपर मैंने ज्यादा काम नहीं किया है। यहाँ पर मैंने ऑब्जर्व किया विंडोज में कूडा CUDNN को और टेंसरफ्लो को इंस्टॉल करना एकदम सिंपल है, लेकिन एज डिवाइसेस में और उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम में थोड़ा सा ये डिफिकल्ट है, मतलब प्रोसेस लेंदी है। ओके, तो ये आपके लिए बेनिफिट है, आप विंडोज के ऊपर काम कर रहे हो। ओके, सबसे पहले आपको ये तीनों पैकेज को इंस्टॉल करना है। तो आपके दिमाग में रिक्वायरमेंट आनी चाहिए कि भाई हमें क्यों इनको इंस्टॉल करना है, क्योंकि यहाँ पर इनके जो वर्जन है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। आपने एक दूसरे का वर्जन कम ज्यादा कर लिया तो आपका पूरा का पूरा इंस्टॉलेशन प्रोसेस फेल हो जाएगा, राइट। तो सबसे पहले जो भी आपका प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट में आपको सबसे पहले देखना है कि भाई आपका टेंसरफ्लो वर्जन एंड पाइथन वर्जन कौन सा होना चाहिए। मान लो यहां पर अभी हम कंसिडर करें कि आपके सिस्टम में टेंसर फ्लो का जो वर्जन है वो आपको चाहिए अराउंड 2.000, कोई भी, राइट, 2.xx। उसी के साथ आपके पास पाइथन का जो वर्जन चाहिए आपको 3.6xx, मतलब 3.6 या उसके ऊपर। ओके, ये आपकी रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये मैं आपको लिंक दे दूंगा और इसको मैं अभी मैक्सिमाइज करता हूँ। तो यहाँ पर जीपीयू के लिए हमारे पास टेंसरफ्लो का वर्जन यहाँ पर अवेलेबल है, पाइथन वर्जन अवेलेबल है, उसके बाद कंपाइलर है, बिल्ड टूल्स है, CUDNN है और कूडा है, राइट। आज के स्टूडियो में हम क्या करेंगे, हम कूडा का वर्जन रहेगा, हमारा कूडा का वर्जन रहेगा 11.1। और कूडा को सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, कूडा को आप इंस्टॉल करेंगे तो उसके बाद आपको कूडा डीएनएन को आपको इंस्टॉल करना है। तो कूडा डीएनएन को इंस्टॉल करने से पहले आपको देखना पड़ेगा कि भाई CUDNN किसको सपोर्ट करता है। तो जैसे कि यहाँ पर आप इस ब्लॉग की मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि भाई ये जो कूड़ा 11.1 है उसको आपको इंस्टॉल करेंगे तो उसके लिए उसके बाद आपको CUDNN 8.0.5 आपको इंस्टॉल करेंगे तो चलेगा। उसी के साथ आप 8.0.4 आप इंस्टॉल करेंगे तभी भी चलेगा, राइट। तो आप और स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर और नेक्स्ट वर्जन तो अवेलेबल नहीं है 11.1 के, लेकिन आप स्क्रॉल अप करेंगे तो यहाँ पर ये अवेलेबल है 8.1.0, 8.1.1 ये अवेलेबल है, ये वाला अवेलेबल नहीं है, राइट। यहाँ पर आप देख सकते हो। तो इसी तरीके से आपको चेक करना है सबसे पहले, जब भी आप CUDNN का कोई भी वर्जन आप इंस्टॉल करना चाहते हो तो सबसे पहले वो कंपैटिबल है कि नहीं ये कूड़ा के वर्जन के साथ। तो हम क्या करेंगे, हम ए वाला वर्जन इंस्टॉल करेंगे 8.1.1 जो CUDNN का रहेगा। वो सपोर्ट करता है कूड़ा 11.0 को भी, 11.1 को भी एंड 11.2 को भी, राइट। और ध्यान रखना है अभी जो लेटेस्ट है, जिस वक्त मैं इस वीडियो को क्रिएट कर रहा हूँ उस वक्त हमारे कूड़ा का जो लेटेस्ट वर्जन है वो है 11.1 एंड CUDNN का जो लेटेस्ट वर्जन है वो है 8.2.2। पर ध्यान रखना है जब भी आपका कोई प्रोजेक्ट रहेगा तो आपको ज्यादा गड़बड़ी नहीं करनी है, मतलब आपको ज्यादा ये नहीं सोचना कि भाई मैं सब कुछ लेटेस्ट लूंगा, नहीं। ध्यान रखना है कोई भी पैकेज लेटेस्ट आपको इंस्टॉल करना नहीं है, क्योंकि जब भी आप कोई पैकेज का इस्तेमाल करते हो तो उस पैकेजेस के साथ मल्टीपल पैकेजेस डिपेंडेंट रहते हैं। तो कोई भी नया पैकेज आता है तो उसके ऊपर जो डिपेंडेंट पैकेज रहते हैं उनको कंपेटेबल होने के लिए टाइम लगता है, उन डेवलपर को उसके साथ कंपेटेबल बनाने के लिए टाइम लगता है। तो आपको ज्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है, राइट। तो हो सके तो आप पुराना
पुराने से पुराना वर्जन इंस्टॉल करने की कोशिश कीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने 11.1 लिया है और CUDNN का भी मैंने थोड़ा लेटेस्ट बट ओल्ड इस वर्जन को लिया 8.1.1। ओके, तो इसके हिसाब से अभी हम क्या करेंगे, हम टेंसरफ्लो को इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा टेंसरफ्लो क्या हमारे 11 कूड़ा का जो वर्जन है 11.1 उसको सपोर्ट करता है। तो यहाँ पर हमारा जीपीयू टेंसरफ्लो तो सपोर्ट करता है, लेकिन यहाँ पर आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई 11.1 तो यहाँ पर लिखा नहीं है, तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारा कोई भी टेंसरफ्लो का वर्जन कूड़ा के 11.1 को सपोर्ट कर लेगा। उसी के साथ CUDNN तो मैंने आपको बता ही दिया है, और पाइथन का जो वर्जन है वो है 3.6, कम से कम ये होना चाहिए, उसके ऊपर का आराम से सपोर्ट कर लेगा। राइट, तो ये थी हमारी रिक्वायरमेंट। अब हमारे रिक्वायरमेंट तो फुलफिल हो चुके हैं, तो सबसे पहले आपको अभी क्या करना है, आपको कूड़ा को इंस्टॉल करना है। तो कूड़ा को इंस्टॉल करने के लिए ये मैं आपको लिंक दे दूंगा। राइट, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। और इसी के साथ आप बोलोगे कि भाई हमारे पास तो 11.1 नहीं है, अभी हमें कोई और दूसरा वर्जन इंस्टॉल करना है। तो उसके लिए यहाँ पर मैं आपको कूड़ा की आर्काइव इस लिंक को मैं दे दूंगा। इसके ऊपर आप जाओगे तो जो भी कूड़ा का वर्जन आपको चाहिए वो आप डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर आर्काइव है, तो यहाँ पर आप अभी लेटेस्ट वर्जन देख सकते हैं 11.4.2, ये अभी सितंबर में लॉन्च हो चुका है 2021 में। और इससे नीचे आप आओगे तो आपको सबसे जो फर्स्ट वर्जन आया था जून 2007 में 1.0, तो ये भी आपको वर्जन डाउनलोड करने के लिए यहाँ से मिल जाएगा। तो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप वर्जन को डाउनलोड कर लो। तो अभी हम क्या करेंगे, हम इंस्टॉल करने वाले हैं 11.1.0। तो इसको मैं राइट बटन क्लिक करके नए टैब में ओपन करूंगा। और उसके बाद अभी हम बात करने वाले विंडोज के बारे में। तो हम क्या करेंगे, इस विंडोज के ऊपर क्लिक करेंगे। लिनक्स में आप चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, उसके ऊपर भी हम स्पेशल वीडियो बना देंगे। तो अभी हम विंडोज इस बटन के ऊपर क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पर आर्किटेक्चर है, ये 32 बिट एंड 64 बिट को सपोर्ट करता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर लेता है। नेक्स्ट यहाँ पर आप वर्जन कौन सा चाहते हो, विंडोज 10 चाहते हो, सर्वर के लिए इंस्टॉल करना चाहते हो, या सर्वर 16 के लिए इंस्टॉल करना चाहते हो, 19 या 16 के लिए। तो फिलहाल हम विंडोज 10 के लिए करने वाले, तो हम 10 के ऊपर क्लिक करेंगे। 10 के ऊपर क्लिक करने के बाद इंस्टॉलेशन आपको टाइप पूछा जाएगा, EXE फाइल चाहिए या एग्जीक्यूटेबल नेटवर्क के ऊपर चाहिए। तो हम लोकल के ऊपर हम करेंगे। तो लोकल के ऊपर क्लिक करने के बाद क्या होता है, पूरी की पूरी EXE फाइल डाउनलोड हो जाती है। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना, उस EXE फाइल का जो टोटल साइज है वो है अराउंड 3.1 GB, 3.1 GB ध्यान रखना है। और यहाँ पर आपको बोल दिया गया कि भाई इंस्टॉलेशन करने के लिए यहाँ पर जो पैकेज डाउनलोड हो जाएगा आपके सिस्टम में उसको डबल क्लिक करो और उसका दो इंस्टॉलेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलो यार, इस डाउनलोड बटन के ऊपर क्लिक करते हैं। फिर से आपको बताना चाहूंगा, मान लो आपका मोबाइल नेटवर्क का इस्तेमाल आप कर रहे होंगे, तो जैसे कि आप जियो है, वोडाफोन है, एयरटेल है, कोई भी आइडिया है, तो आपके पास 2 GB का पैकेज होगा तो वो काम नहीं करेगा। आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आपकी सिस्टम लैन के साथ कनेक्ट हो या कोई बेस्ट वाईफाई हो जो अनलिमिटेड डेटा देता हो या 3.1 से ज़्यादा डेटा देता हो, तभी आपको डाउनलोडिंग स्टार्ट करनी है। तो आप आधी अधूरी छोड़ के जाओगे तो ये पैकेज सही तरीके से काम नहीं कर पाएगा। राइट, मेरी सिस्टम अभी जियो फाइबर से कनेक्ट है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, 100 MB/s की स्पीड है। राइट, आपको दिखाई दूंगा। तो चलो इसके ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो आपका यहाँ पर EXE फाइल है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाता है, और इसी के साथ आपको ये पॉपअप आता है। तो कुछ लेटेस्ट न्यूज़ रहती है एनवीडिया की, तो इसको मैं क्लोज करूंगा, आप चाहो तो पढ़ सकते हो। और यहाँ पर बता दिया कि भाई इसको इंस्टॉल होने के लिए, सॉरी, उसको डाउनलोड होने के लिए 4 मिनट लगते हैं। तो मेरे पास, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि भाई मेरे पास जो इंटरनेट स्पीड है वो बहुत तगड़ी है। यहाँ पर आप देखें तो 98 MB/s, तो बेसिकली मेरे पास 100 MB/s की स्पीड है। और ये मेंटेन करती है, जो हमारा जियो फाइबर है बहुत सही तरीके से हमारे एरिया में स्पीड देता है। देख सकते हो 100 MB भी था अभी, इसीलिए मेरे सिस्टम में 4 मिनट लग रहे हैं इसको डाउनलोड होने के लिए। और आपके केस में दोस्तों आपका इंटरनेट स्पीड बहुत कम होगा तो आपके सिस्टम में डाउनलोड होने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। इट माइट बी 1 आवर, 2 आवर एंड 3 आवर। ओके, तो आपके इंटरनेट स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आपके सिस्टम को अच्छा खासा इंटरनेट कनेक्शन लगवा लो, क्योंकि आगे चल के CUDNN भी हम इंस्टॉल करेंगे, उसी के साथ हम टेंसरफ्लो को भी इंस्टॉल करेंगे। तो हमें अराउंड आप कंसिडर कर लो 5 या 6 GB हमें डेटा लगेगा इस इंस्टॉलेशन प्रोसेस को कंप्लीट होने के लिए। राइट, ओके। तो अभी मैं डाउनलोडिंग को स्टॉप करूंगा क्योंकि ऑलरेडी मेरे सिस्टम में मैंने इसको डाउनलोड किया है, तो इसको मैं पॉज करूंगा। ओके, नेक्स्ट अभी हमें क्या करना है, हमें CUDNN को भी हमें डाउनलोड करना है। तो यहाँ पर एक मैं नई टैब ले रहा हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पर एक
मेरे पास लिंक है, इस लिंक को आपको मैं दे दूंगा। इस लिंक में आप जाओगे तो आपको CUDNN की आर्काइव मिल जाएंगी, मतलब सारे के सारे वर्जन आपको मिल जाएंगे, पुराने से लेकर लेटेस्ट तक। तो यहाँ पर इसका आप पुराना वर्जन देखना चाहते हो तो आप सबसे नीचे आ जाओगे, स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर जो CUDNN का जो फर्स्ट वर्जन था वो था V1। ओके, और उसके बाद आप स्क्रॉल अप करोगे तो यहाँ पर आपको पूरे के पूरे वर्जन मिल जाएंगे, और लेटेस्ट वर्जन है CUDNN का 8.2.2 जो जुलाई 6 2021 को ये रिलीज हो चुका है, और ये सपोर्ट करता है 11.4 कूड़ा को, राइट। बट अभी हम लेटेस्ट भी नहीं लेंगे और पुराना भी नहीं लेंगे, राइट। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लेने वाले हैं कूड़ा का CUDNN का 8.1.1 वर्जन जो February 26 2021 में रिलीज हुआ था, और ये कूड़ा के 11.0, कूड़ा के 11.1 एंड कूड़ा के 11.2 को सपोर्ट करता है, राइट। तो आपके प्रोजेक्ट के हिसाब से आपको वर्जन लेना है, लेकिन ध्यान रखना है जो भी आप CUDNN को इंस्टॉल करेंगे वो आपके सिस्टम में जो भी कूड़ा अवेलेबल है उसको सपोर्ट करता हो, नहीं तो ये काम नहीं करेगा। तभी आपको क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके का ऑप्शन आ जाएगा। तो ऑब्वियसली अभी हम विंडोज के ऊपर हम काम कर रहे हैं तो हम यहाँ पर आना है, और यहाँ पर आपको दिख रहा है CUDNN लाइब्रेरी फॉर विंडोज x86। 86 का मतलब होता है 32 बिट, तो यहाँ पर 64 बिट के लिए अवेलेबल नहीं है, आप कितना भी सर्च करोगे तो आपको नहीं मिलेगा, राइट। तो आपको इसी के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एकदम सिंपल है, इसके ऊपर मैं स्पेशल ट्यूटोरियल बना दूंगा। बना देने के बाद आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक मिल जाएंगे, राइट। फिलहाल के लिए मैंने वीडियो बनाया नहीं है। और यहाँ पर आप बोलोगे कि भाई आपके सिस्टम में तो ये ऑटोमेटिक डाउनलोड हो चुका है। हाँ भाई, मेरे सिस्टम में डाउनलोड इसलिए हो चुका है क्योंकि मैंने इसके ऊपर लॉगिन किया है। आप देख सकते हो यहाँ पर मेरा लॉगिन हो चुका है, राम नाम से मेरा अकाउंट क्रिएट हो चुका है। ओके, तो ये अकाउंट किस तरीके से क्रिएट करना है इसके ऊपर मैं फिर से बताना चाहूंगा, एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर 661 MB की इसकी साइज थी, और ये भी अभी फास्ट में इंस्टॉल हो चुका है, लेकिन मुझे इसकी जरूरत, ये भी फास्ट में डाउनलोड हो चुका है, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं थी तो इसको मैंने पॉज कर लिया है, राइट। तो यहाँ पर मेरे सिस्टम के डाउनलोड फोल्डर में आ जाओगे तो यहाँ पर हमने सबसे पहले कूड़ा का 11.1.0 को हमने डाउनलोड किया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसकी जो साइज थी 3.1 शो कर रही थी, लेकिन अभी हमारे सिस्टम में 2.92 GB शो कर रही है। नेक्स्ट हमने CUDNN को हमने डाउनलोड किया था, उसका जो वर्जन है वो है 8.1.1.3, राइट, 33, और ये अभी जिप फाइल में अवेलेबल है। तो ये दोनों फाइल हमारे सिस्टम में अभी डाउनलोड हो चुकी है। आई होप आपके सिस्टम में भी ये सही तरीके से डाउनलोड हो चुकी होंगी। मान लो ये सही तरीके से डाउनलोड नहीं हो चुकी होंगी तो आपको दिक्कत आएगी, राइट। तो मैं यही कंसिडर करता हूँ कि आपके सिस्टम में अभी ये दोनों पैकेज सही तरीके से डाउनलोड हो चुके हैं। अब हमें क्या करना है, हमें स्टेप बाय स्टेप सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें कूड़ा को इंस्टॉल करना है। नेक्स्ट हमें कूड़ा DNN को इंस्टॉल करना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम टेंसरफ्लो को इंस्टॉल करेंगे। लेकिन ध्यान रखना है आपके सिस्टम में एनाकोंडा नेविगेटर भी इंस्टॉल होना चाहिए। नहीं होगा तो आई कार्ड में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएंगी, जिसको आप फॉलो करेंगे तो आप इजीली एनाकोंडा नेविगेटर को भी इंस्टॉल कर पाओगे, राइट। तो टोटल कितने सॉफ्टवेयर हमें चाहिए, कूड़ा, उसके बाद CUDNN, उसके बाद एनाकोंडा, उसके बाद टेंसरफ्लो पैकेज को हम इंस्टॉल करेंगे, राइट। और हार्डवेयर की क्या रिक्वायरमेंट है, हार्डवेयर हमारे पास एनवीडिया का GPU होना चाहिए, एनवीडिया का GPU होना चाहिए। और आप बोलोगे कि भाई हमारे पास कौन सा GPU होना चाहिए, तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए भी मेरे पास एक लिंक है। इस लिंक के ऊपर आपको जाना है, जो यहाँ पर आपको बता देगा कि भाई कौन सा आपका हार्डवेयर कंपेटिबल है कूड़ा के साथ, राइट। तो इसको मैं क्लोज करूंगा। तो इस तरीके से आपको कुछ इंटरफेस मिलेगा, यहाँ पर बोलेगा यूर GPU कंप्यूटर कंपैटिबिलिटी। तो आप इसको पढ़ो और आगे बढ़ो। तो यहाँ पर जस्ट आपका जो भी होगा, जैसे कि कूड़ा इनेबल डेटा सेंटर होगा तो यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करो। यहाँ पर बता दिया जाएगा कि भाई कौन सा GPU कंपैटिबल है, राइट। और आप नीचे आओगे तो आपका एनवीडिया क्वाड्रो, राइट। तो ये अलग अलग आपके GPU के नाम है, RTX है, डिफरेंट GPU के नाम है, यहाँ पर आप देख सकते हो। उसके बाद आपका मान लो टाइटन है, जेटसन है, तो यहाँ पर डिफरेंट आपके GPU के नाम मिल जाएंगे। आप चेक करो एक बार और आपको पता चलेगा कि भाई आपका GPU कंपेटिबल है कि नहीं है, राइट। और फॉर सिंप्लिसिटी के लिए आपको बताना चाहूँगा कि भाई आपका जो भी GPU होगा एनवीडिया का, राइट, बेसिकली वो कंपेटिबल रहता ही है कूड़ा के लिए, राइट। तो ये सारे के सारे लिंक मैं आपको दे दूंगा, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और आपको समझ में नहीं आता है तो इस वीडियो को बार बार देखो, आपका काम हो जाएगा, राइट।
तो अभी सबसे पहले हमारे इंस्टॉलेशन स्टेप है कूड़ा 11.1 को हम इंस्टॉल करेंगे। आपके केस में कोई भी वर्जन हो सकता है कूड़ा का। तो इसको इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आपको राइट बटन के ऊपर क्लिक करना है। राइट बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको रन एज ए एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे आप रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करते हो तो आपको एक पॉपअप आ जाता है, तो ये वहां पर आपको परमिशन पूछी जाती है। तो जस्ट आपको एस बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे आप एस बटन के ऊपर क्लिक करते हो तो उसके बाद आपको इस तरीके का पॉपअप आता है। यहाँ पर आपको पूछा जाता है प्लीज एंटर द फोल्डर वेयर यू वांट टू टेम्परेरी एक्सट्रैक्ट द एनवीडिया कूड़ा टूलकिट। इफ द फोल्डर डज नॉट एग्जिस्ट इट विल बी क्रिएट फॉर यू, राइट। तो ये बाय डिफॉल्ट एक टेम्परेरी फोल्डर क्रिएट कर देते हैं। आप चाहो तो कोई भी लोकेशन पे आप उस पैकेज को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। जैसे कि मान लो आपके सी ड्राइव में जगह अवेलेबल नहीं है तो आप डी ड्राइव, ए ड्राइव, जो भी आपकी ड्राइव है उस ड्राइव का पार्ट डाल दो, वहां पर पैकेज एक्सट्रैक्ट होगा। चिंता करने की जरूरत नहीं, वहां पर इंस्टॉल नहीं होगा। ओके, तो आपको जस्ट ओके बटन के ऊपर प्रेस करना है। आपकी जो EXE फाइल रहती है वो एक्सट्रैक्शन करना स्टार्ट हो जाती है। एक्सट्रैक्शन होने के लिए आपके सिस्टम के हिसाब से टाइम लगेगा, क्योंकि अभी जो हमारे पास जो EXE फाइल है वो है 2.92 GB है, अराउंड 3 GB की हमारे पास फाइल है। एक्सट्रैक्शन कंप्लीट होने के बाद जो हमारा एनवीडिया कूड़ा पैकेज है वो सर्च करता है कि आपकी जो सिस्टम है वो कंपैटिबल है कि नहीं है एनवीडिया कूड़ा 11.1 को इंस्टॉल करने के लिए। उसके बाद आपको इस तरीके का पॉपअप मिल जाएगा। यहाँ पर सिस्टम चेक का आपको यहाँ पर टिक मिल जाएगा। नेक्स्ट आपको यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, एग्रीमेंट है, लाइसेंस है, आपको एनवीडिया के पढ़ना है तो पढ़ सकते हो। और एट द एंड में आपको एग्री एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो आपको इंस्टॉलेशन ऑप्शन आ जाता है। एक है एक्सप्रेस रिकमेंडेड है और दूसरा है कस्टम एडवांस। तो हम यहाँ पर कस्टम नहीं करेंगे, जो भी हमारे पास एक्सप्रेस है उसी को हम रहने देंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करते हुए। नेक्स्ट आपको यहाँ पर कूड़ा विजुअल स्टूडियो इंटीग्रेशन के लिए पूछा जाएगा, तो यहाँ पर आपको टिक कर देना है आई अंडरस्टैंड एंड विश टू कंटिन्यू इंस्टॉलेशन रिगार्डलेस, इसके ऊपर आपको टिक करना है। नेक्स्ट आपको नेक्स्ट इस बटन के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर प्रिपरेशन फॉर इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएंगे और यहाँ पर सिस्टम टू सिस्टम यहाँ पर आपको टाइम लगेगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हो इंस्टॉलेशन इन प्रोग्रेस स्टार्ट हो चुका है, इंस्टॉलिंग इनसाइड सिस्टम। तो यहाँ पर इंस्टॉलेशन होने के लिए भी थोड़ा टाइम लग सकता है, इट्स डिपेंड ऑन सिस्टम टू सिस्टम। जैसे आपका इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आपको इस तरीके का पॉपअप आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान रखना है, यहाँ पर बोल दिया गया है इनसाइट विजुअल स्टूडियो एडिशन समरी। तो यहाँ पर आपको जानकारी देखनी पड़ेगी कि भाई हमारे इस सिस्टम में क्या क्या इंस्टॉल हुआ है और क्या क्या इंस्टॉल नहीं हुआ है। तो जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है इनसाइड मॉनिटर इंस्टॉल हो चुका है और यहाँ पर नॉट इंस्टॉल हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट पैकेज है। जो यहाँ पर कुछ बोला गया कि भाई हमें कुछ मिला नहीं है तो हम यहाँ पर कुछ इंस्टॉल नहीं कर पा रहे। तो ध्यान रखना है दोस्तों, अभी मेरे सिस्टम में एनवीडिया जीपीयू नहीं है। जस्ट फॉर डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस के लिए यहाँ पर आपको मैं बता रहा हूँ कि भाई किस तरीके से हम एनवीडिया कूड़ा को इंस्टॉल करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर ये फाउंड नहीं मिला है। लेकिन आपको ध्यान रखना है आपके सिस्टम में एनवीडिया का जीपीयू होना चाहिए जो कंपेटेबल है कूड़ा के लिए, तभी आपको यहाँ पर वॉज नॉट फाउंड का एरर नहीं मिलेगा। और मान लो आपके सिस्टम में एनवीडिया ग्राफिक्स कार्ड होने के बावजूद भी आपको ये एरर मिलता है तो उसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, राइट। फिर से आपको बताना चाहूंगा कि आपके केस में ऐसा कुछ नॉट फाउंड और नॉट इंस्टॉल का ऑप्शन नहीं आएगा, सारे के सारे पैकेज इंस्टॉल हो जाएंगे क्योंकि आपके पास एनवीडिया का जीपीयू है। ओके, जैसे ही ये कंप्लीट इंस्टॉलेशन हो जाता है उसके बाद आपको नेक्स्ट इस बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो इससे क्या होगा कि आपका जो भी इंस्टॉलेशन है वो फिनिश हो जाएगा और उसके बाद आपको लॉन्च करना है सैंपल। यहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट चेक बॉक्स आएंगे क्योंकि अभी मेरे पास मैक्सिमम पैकेज इंस्टॉल नहीं हो चुके हैं, उसकी वजह से यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट चेक बॉक्स आए नहीं है। लेकिन आपके सिस्टम में डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर अराउंड 3 चेक बॉक्स आएंगे और उसका आपको सडनली उनको लॉन्च करना है नहीं करना है। तो आपको क्या करना है, चेक बॉक्स को अनटिक करना है। लेकिन आप उसको लॉन्च करना चाहते हो तो आप उसको टिक कर सकते हो। लेकिन हमारे केस में उनको लॉन्च करने की अभी फिलहाल जरूरत नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट इस क्लोज बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से आपने देखा कि हम एनवीडिया का कूड़ा जो भी वर्जन है 11.1, 10.2, 10.0, 11.2, 11.4 जो भी लेटेस्ट वर्जन है, तो इस तरीके के आप डिफरेंट डिफरेंट कूड़ा के पैकेजेस आप इंस्टॉल कर सकते हो। एकदम सिंपल है, जो भी बाय डिफॉल्ट सेटिंग है उसको वैसे ही रहने दो और उसको आप नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाओगे तो विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ मिनट्स आपका जो भी कूड़ा का पैकेज है वो इंस्टॉल हो जाएगा। तो चलो अभी हम क्या करते हैं, क्लोज बटन के ऊपर क्लिक करते हैं। तो इस तरीके से हमने कूड़ा को इंस्टॉल किया है हमारे विंडोज सिस्टम में। अब आपको देखना है कि भाई कूड़ा कहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है। तो जैसे आपने इस पैकेज को आपने इंस्टॉल करना स्टार्ट किया था उसी वक्त आपको पाथ बताया गया था। लेकिन अभी आपको क्या करना है, आपको जाना है लोकल डिस्क सी में। ड्राइव सी में आने के बाद आपको क्या करना है, आपको प्रोग्राम फाइल्स के ऊपर क्लिक करना है। प्रोग्राम फाइल में आने के बाद आपको ये फोल्डर सर्च करना है एनवीडिया जीपीयू कंप्यूटिंग टूलकिट, तो इसके ऊपर क्लिक करना है।
इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको कूड़ा इस तरीके का फोल्डर मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक फोल्डर मिलेगा V11 1.1 और जो भी आपका कूड़ा का वर्जन होगा वो यहाँ पर मेंशन करेगा। V मतलब होता है वर्जन और यहाँ पर 11.1 का मतलब होता है जो हमारा कूड़ा का वर्जन है वो है 11.1। तो आपने जो भी वर्जन सेलेक्ट किया होगा वो यहाँ पर शो हो जाएगा। तो इसके अंदर जाते हैं। इसके अंदर जाने के बाद आपको इस तरीके का फाइल स्ट्रक्चर मिलेगा। किस तरीके का? इस तरीके का। तो यहाँ पर हमें कौन से फोल्डर में हम इंटरेस्टेड है, एक है बिन फोल्डर, दूसरा है इंक्लूड फोल्डर, तीसरा है लीव फोल्डर। तो इन फोल्डर में हम इंटरेस्टेड है, तो इन फोल्डर को आपको ध्यान में रखना है। फिर से आपको बताना चाहूंगा कि आपका जो इंस्टॉलेशन पाथ रहेगा आपके सिस्टम में बाय डिफॉल्ट यही रहता है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये बाय डिफॉल्ट पाथ है, आपके सिस्टम में भी सेम रहेगा। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है और इसमें बिन, इंक्लूड एंड लीव इन तीनों फोल्डर को हमें ध्यान रखना है। तो चलो अभी हम क्या करते हैं, इसको मिनिमाइज करते हैं। अब हमें क्या करना है, जो भी हमारा कूड़ा डीएनएन हमने जो डाउनलोड किया है, जहां पर भी आपने डाउनलोड किया है वहां पर जाना है। तो अभी मेरे केस में जो डाउनलोड फोल्डर है वहीं पे अवेलेबल है कूड़ा डीएनएन। तो अभी इसको हमें क्या करना है, अभी इसको हमें सबसे पहले अनजिप करना है, मतलब उसको एक्सट्रैक्ट करना है। तो एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो भी आपका सॉफ्टवेयर है उसका इस्तेमाल करो। मेरे सिस्टम में अभी यहाँ पर हम क्या करेंगे, राइट बटन क्लिक करके यहाँ पर एक्सट्रैक्ट हियर के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हो विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में जो भी हमारा कूड़ा मतलब CUDNN जो पैकेज डाउनलोड किया था वो अभी एक्सट्रैक्ट हो रहा है। और यहाँ पर थोड़ा हमें टाइम लग रहा है क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो कूड़ा CUDNN जो हमारा पैकेज है वो है 660 MB का। तो जो भी वर्जन है उसके हिसाब से इसका पैकेज का साइज रहता है। तो अराउंड हाफ GB का तो रहेगा ही आपके केस में भी। तो आपको थोड़ा यहाँ पर इंतजार करना है। तो यहाँ पर हमारा कूड़ा DNN एक्सट्रैक्शन सक्सेसफुल हो चुका है और यहाँ पर ये हमारा फोल्डर है जिसका नाम है CUDA। आपके केस में क्या हो सकता है, ये जो हमारा जिप फोल्डर है, जिप फोल्डर का जो पूरा नाम है उस नाम का फोल्डर क्रिएट हो सकता है और उस फोल्डर में ये CUDA इस नाम का फोल्डर क्रिएट हो सकता है, राइट। तो आपको ध्यान रखना है जो भी फोल्डर एक्सट्रैक्ट होगा उस फोल्डर में आपको ये फोल्डर मिलने चाहिए। कौन से फोल्डर? बिन, इंक्लूड, लिब, इन तीनों फोल्डर को हमें ध्यान रखना है। क्यों? कौन से फोल्डर को? बिन, इंक्लूड एंड लिब। अब ये फोल्डर किसके? ये है CUDNN के। ओके, तो अब उसको क्या करूंगा मैं, उसको थोड़ा मैं राइट शिफ्ट करूंगा। राइट साइड में क्या है, राइट साइड में CUDNN के हमारे पास यहाँ पर एक्सट्रैक्टेड फोल्डर्स है और उसी के साथ हमारे लेफ्ट साइड में जो हमने कूड़ा को इंस्टॉल किया था, जो भी आपका वर्जन आपने इंस्टॉल किया था, तो आपको कहाँ पर जाना है उस फोल्डर को फाइंड करने के लिए मैं फिर से बताना चाहूंगा। सी में जाना है, सी में जाने के बाद प्रोग्राम फाइल्स में जाना है। प्रोग्राम फाइल्स में जाने के बाद आपको आना है NVIDIA GPU कंप्यूटिंग टूल किट, इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपको कूड़ा का फोल्डर मिलेगा, इसके अंदर जाना है। इसके अंदर जाने का जो भी आपने स्पेसिफिक वर्जन इंस्टॉल किया होगा उस वर्जन के फोल्डर को आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर अभी ध्यान रखना है, यहाँ पर कूड़ा में आपका बिन फोल्डर है और CUDNN में भी बिन फोल्डर है। उसी के साथ कूड़ा में इंक्लूड फोल्डर है और CUDNN में भी आपका इंक्लूड फोल्डर है। उसी के साथ कूड़ा में लिब फोल्डर है, मतलब लाइब्रेरी फोल्डर है, और हमारे पास जो CUDNN में भी हमारे पास लिब फोल्डर है, राइट। तो ये तीनों फोल्डर मैच होनी चाहिए। अब इन फ्यूचर में मुझे नहीं पता इसके अलावा और कोई फोर्थ फोल्डर आता है और वो फोल्डर जो CUDNN में अवेलेबल है वही फोल्डर मान लो कूड़ा में भी अवेलेबल है। तो आपको क्या करना है इन केसेस में, अभी आपको क्या करना है, जो भी CUDNN के बिन फोल्डर में जो भी फाइल्स अवेलेबल है, अब यहाँ पर जो भी फाइल्स अवेलेबल है उसका जो एक्सटेंशन है वो है .dll। तो अभी आपको क्या करना है, ये सारे के सारे फाइल्स आप जो कूड़ा का जो फोल्डर है, कूड़ा का जो बिन फोल्डर है उसमें जाना है। उसमें जाने के बाद अभी फिलहाल यहाँ पर आप देख सकते हो इस फोल्डर में टोटल कितने फाइल्स अवेलेबल है, 41 आइटम्स अवेलेबल है। तो अभी हमें क्या करना है, इस आइटम में ये जो फोल्डर से CUDNN के ये सारे के सारे फाइल्स को हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर उसको मूव करना है। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, उनको मूव कर रहा हूँ CUDNN के बिन फोल्डर से कूड़ा के बिन फोल्डर में। तो यहाँ पर अभी थोड़ा मेरे को टाइम लग रहा है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको एडमिन परमिशन पूछी जाएंगे, तो आपको डू दिस फॉर ऑल करंट आइटम्स के लिए क्लिक करना है और उसके बाद कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको थोड़ा टाइम लगेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे सारे के सारे जो DLL फोल्डर थे वो अभी कूड़ा के बिन फोल्डर में चले गए हैं और उनकी साइज अराउंड 1 GB है। तो सबसे पहले यहाँ पर 41 आइटम्स थे और अभी हमारे पास 7 फाइल्स ऐड हो चुके हैं। तो यहाँ पर आप देखें तो 48 आइटम्स अवेलेबल हो चुके हैं,
राइट। तो अभी हम फिर से CUDNN के बिन फोल्डर में आ चुके हैं, यहाँ पर अभी कुछ भी फोल्डर अवेलेबल नहीं है, तो अभी हम बैक आते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे इंक्लूड फोल्डर में। तो अभी हम क्या करेंगे, इंक्लूड फोल्डर में जाएंगे और इंक्लूड फोल्डर में आप अभी देख सकते हो टोटल 9 आइटम्स अवेलेबल है। अब हम क्या करेंगे, ये जो इंक्लूड में जो .h एक्सटेंशन वाले फाइल से .h वाले जो टोटल 9 आइटम्स है उनको हम क्या करेंगे, कूड़ा के इंक्लूड इस फोल्डर में जाएंगे और इस फोल्डर में जाने के बाद हम क्या करेंगे, CUDNN के इंक्लूड फोल्डर में जितने भी फोल्डर्स अवेलेबल है वो सारे के सारे फोल्डर हम कूड़ा के इंक्लूड फोल्डर में जाकर हम उनको मूव कर देंगे। तो चलो इनको हम मूव करते हैं। यहाँ पर फिर से हमें यहाँ पर क्या करना है, डू दिस फॉर ऑल करंट आइटम यहाँ पर सेलेक्ट करना है और एडमिन परमिशन हमें उनको देनी है, तो उसके लिए आपको कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, अब हमारे पास इंक्लूड के भी सारे के सारे .h फाइल हमारे चले गए हैं कूड़ा के इंक्लूड फोल्डर में। तो यहाँ पर आपको CUDNN में अभी बैक आना है और उसके बाद लीव फोल्डर यहाँ पर आप देखते हो, इस लीव फोल्डर में आने के बाद आपको X64 ये फोल्डर मिलेगा, इसके अंदर आपको जाना है। इसके अंदर जाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास टोटल 14 आइटम्स अवेलेबल है और इस फाइल का जो एक्सटेंशन है वो है .lib। तो ये सारे के सारे फाइल्स हमें अभी क्या करना है, हमें कूड़ा में जाने के बाद हमारा जो लीव फोल्डर है, ये जो लीव फोल्डर है इस फोल्डर में जाना है। इस लीव फोल्डर में जाने के बाद आपको सेम फाइल स्ट्रक्चर मिलेगा जो है X64, इसमें आना है। इसके अंदर आने के बाद अभी फिलहाल यहाँ पर 29 आइटम्स अवेलेबल है। तो अभी हम क्या करेंगे, ये 14 आइटम्स को जो CUDNN के लीव X64 फाइल में अवेलेबल है, फोल्डर में अवेलेबल है, तो उनको अभी हम क्या करेंगे, उनको हम मूव करेंगे कूड़ा के लीव X64 फोल्डर में। तो यहाँ पर अभी सेम हमें प्रोसेस को फॉलो करना है। तो यहाँ पर अभी हम कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमने जो लीव फाइल्स को भी हमने कूड़ा में मूव कर दिया है। तो अभी हम क्या करेंगे, CUDNN के लीव फोल्डर में आएंगे और उसके बाद कूड़ा में आएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमने बिन में से सारे के सारे फाइल्स मूव कर दिए हैं। उसके बाद इंक्लूड में से सारे के सारे फाइल्स मूव कर दिए हैं। उसके बाद जो हमारा लीव फोल्डर था, लीव फोल्डर में X64 में जो भी फाइल्स अवेलेबल थे वो सारे के सारे फाइल्स हमने कूड़ा के सेम फोल्डर में हमने मूव कर दिए है। उसी के साथ यहाँ पर हमें एक टेक्स्ट फाइल मिलेंगी जिसमें लाइसेंस की जानकारी दी गई है। आप चाहो तो उसको मूव कर सकते हो कूड़ा के फोल्डर में या ना कर सकते हो, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप उसको भी कर दो। तो आपको क्या करना है, फिर से यहाँ पर जो भी आपका कूड़ा का वर्जन है इस फोल्डर स्ट्रक्चर में आना है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है और उसके बाद ये जो फाइल है, जो टेक्स्ट फाइल है, इसको आपको मूव कर देना है और सेम यहाँ पर आपको एडमिनिस्ट्रेशन परमिशन दे देनी है। अब आप चाहो तो जो आपने एक्सट्रैक्ट किया था CUDNN का जो फोल्डर था, इस फोल्डर को आप डिलीट भी कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। अब यहाँ पर हमने कूड़ा को भी इंस्टॉल कर लिया है और उसके बाद CUDNN इसको भी हमने क्या किया है, कूड़ा के साथ कॉन्फ़िगर कर लिया है। अब आप चाहो तो आपके सिस्टम को रिस्टार्ट कर सकते हो। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपकी सिस्टम एक बार फिर से रिस्टार्ट कर लीजिए ताकि इन फ्यूचर में आपको कोई भी दिक्कत ना आए। जैसे आप सिस्टम को रिस्टार्ट कर लेते हो उसके बाद आपको क्या करना है, आपको चेक करना है कूड़ा एनवायरनमेंट वेरिएबल आपके विंडोज सिस्टम में सही तरीके से सेटअप हो चुका है कि नहीं हुआ है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, Windows+R बटन को प्रेस करना है। तो यहाँ पर हमारा रन पॉपअप ओपन हो जाएगा और इसमें आपको टाइप करना है कंट्रोल, उसके बाद आपको लिखना है sys dm, उसके बाद आपको लिखना है डॉट और उसके बाद आपको लिखना है cpl और उसके बाद आपको ओके बटन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपका सिस्टम प्रॉपर्टीज ओपन हो जाएंगी। यहाँ पर अभी आपको क्या करना है, एडवांस में जाना है। एडवांस में जाने के बाद यहाँ पर आपको एनवायरनमेंट वेरिएबल्स के ऊपर क्लिक करना है। एनवायरनमेंट्स वेरिएबल के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको जस्ट चेक करना है। क्या करना है आपको, यहाँ पर जस्ट आपको चेक करना है सिस्टम वेरिएबल्स में आपको यहाँ पर चेक करना है कि कूड़ा _path ये वेरिएबल अवेलेबल है कि नहीं है। और उसके बाद यहाँ पर आपको ये भी चेक करना है कि ये जो वेरिएबल में जो पाथ अवेलेबल है वो सेम पाथ हमारे जो फोल्डर स्ट्रक्चर है जहां पर हमारा कूड़ा इंस्टॉल हो चुका है, ये सेम पाथ और ये जो वेरिएबल का पाथ है ये दोनों सेम है कि नहीं है, आपको ये क्रॉस चेक करना है। और उसी के साथ आपका जो कूड़ा _path v11 जो भी आपका वर्जन होगा उसका जो पाथ है वो दोनों सेम है कि नहीं है, ये एक बार आपको चेक करना है। नहीं सेम है तो आपको क्या करना है, उसको एडिट करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, एडिट बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो सबसे पहले इसको सेलेक्ट करो, उसके बाद एडिट बटन के ऊपर क्लिक करो।
और उसके बाद यहाँ पर आपका जो वेरिएबल है वो कूड़ा अंडरस्कोर पाथ ही होना चाहिए और ये जो फाइल पाथ है वो भी सेम होना चाहिए। मान लो यहाँ पर ये दोनों नहीं है तो आपको क्या करना है, आपको एक न्यू वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको न्यू बटन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा जो यहाँ पर cu अंडरस्कोर पाथ है ना, ये सेम यहाँ पर नाम देना पड़ेगा। और उसके बाद जहां पर आपका जो ये कूड़ा आपने इंस्टॉल किया वो यहाँ पर फाइल को कॉपी, इस पाथ को कॉपी करना पड़ेगा और इसको कॉपी करने के बाद यहाँ पर आपको वेरिएबल वैल्यू में डालना पड़ेगा और उसके बाद आपको ओके बटन के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। बट ये आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि जब भी आप कूड़ा को इंस्टॉल कर लेते हो तो ये ऑटोमेटिकली ये पाथ उसमें डाल देता है, राइट। तो मैंने आपको रेयर केसेस में होता है कभी कभी, तो उसके लिए आपको मैंने वो भी बता दिया कि आप किस तरीके से वेरिएबल पाथ ऐड कर सकते हो। तो चलो यहाँ पर अभी हमने कुछ चेंजेस नहीं किए तो हम ओके के ऊपर क्लिक नहीं करेंगे, तो हम इसको क्लोज करेंगे और इसको भी हमने क्लोज कर देंगे। जस्ट हमें वेरीफाई करना था कि भाई पाथ अवेलेबल है कि नहीं है। तो इस तरीके से हमने कूड़ा को भी इंस्टॉल कर लिया है और कूड़ा DNN को भी हमने सही तरीके से कॉन्फ़िगर कर लिया है। अब बारी आती है कि आपको टेंसरफ्लो को इंस्टॉल करना है, आपको टेंसरफ्लो को इंस्टॉल करना है जो हमारे जीपीयू के साथ कंपैटिबल हो जाए। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप टेंसरफ्लो को इंस्टॉल करना चाहते हो तो सबसे पहले आपके सिस्टम में एनाकोंडा इंस्टॉल होना चाहिए। अब आपके सिस्टम में एनाकोंडा इंस्टॉल नहीं होगा, ये एनाकोंडा नेविगेटर है जिसका इस्तेमाल करके हम वर्चुअल एनवायरनमेंट्स क्रिएट करते हैं और अलग अलग एनवायरनमेंट्स में हम हमारे अलग अलग प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट को इंस्टॉल करते हैं। तो एनाकोंडा क्या है और उसको किस तरीके से इंस्टॉल करना है ये आपको पता नहीं है तो आई कार्ड में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेंगी, उस लिंक के ऊपर जाओ और आप उस ट्यूटोरियल को फॉलो करो जिससे आप एनाकोंडा को आराम से इंस्टॉल कर पाओगे। तो यहाँ पर अभी मैं कंसिडर यही कर रहा हूँ कि आपने एनाकोंडा को इंस्टॉल कर लिया। तो जैसे आपने एनाकोंडा को इंस्टॉल किया होगा तो आपको क्या करना है अभी, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर स्टार्ट इस बटन के ऊपर क्लिक करना है, राइट। स्टार्ट इस बटन के ऊपर क्लिक करना है और इस बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर नीचे आऊंगे, यहाँ पर आपको दिखेगा एनाकोंडा 3, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको एनाकोंडा प्रॉम्प्ट यहाँ पर दिख रहा है, एनाकोंडा प्रॉम्प्ट एनाकोंडा 3, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद अभी हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर टेंसरफ्लो को इंस्टॉल करना है। किसको इंस्टॉल करना है, हमें टेंसरफ्लो को इंस्टॉल करना है। तो सबसे पहले अभी हमें क्या करना है, हम एक नया एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे। तो एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा कोंडा क्रिएट। उसके बाद आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा -n। इसका मतलब होता है आप नया एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हो जिसका आपको यहाँ पर नाम देना है। तो यहाँ पर मैं लेता हूँ कूड़ा अंडरस्कोर टेंसरफ्लो। कूड़ा के साथ हमारा टेंसरफ्लो इंटीग्रेट है तो यहाँ पर मैंने एक नाम दे दिया एनवायरनमेंट को, आप कोई भी नाम दे सकते हो। और उसके बाद आपको यहाँ पर मेंशन करना है कि भाई आपका पाइथन का वर्जन कौन सा है। तो पाइथन का वर्जन के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है पाइथन इक्वल्स टू 3.6। अब ध्यान रखना है कि भाई हमारा जो टेंसरफ्लो है वो अभी पाइथन के कौन से वर्जन के लिए कंपेटिबल है, ये अभी आपको चेक करना है। तो आपको क्या करना है, इसको मिनिमाइज करेंगे और आपको चेक करना है कि भाई कौन सा पाइथन वर्जन हमारे टेंसरफ्लो के लिए सूटेबल है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर इस साइट के ऊपर आना है, ये आपको मैं लिंक दे दूंगा और यहाँ पर जो हेडिंग है बिल्ड फ्रॉम सोर्स फॉर विंडोज, तो विंडोज के लिए यहाँ पर हम नीचे आएंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पर अभी आपको सीपीयू के लिए जो टेंसरफ्लो का वर्जन है, कौन से वर्जन के लिए कौन सा पाइथन होना चाहिए यहाँ पर आपको मेंशन किया है। टेंसरफ्लो 2.6 के लिए यहाँ पर 3.6 कम से कम होना चाहिए या उसका हायर वर्जन होगा तो भी चलेगा। तो यहाँ पर आप डिफरेंट टेंसरफ्लो वर्जन के लिए यहाँ पर कौन सा पाइथन सही है यहाँ पर आप देख सकते हो। अभी फिलहाल हम जीपीयू के ऊपर काम कर रहे हैं तो यहाँ पर आप ही देख सकते हो कि अभी जो लेटेस्ट टेंसरफ्लो जो जीपीयू वर्जन है वो है 2.6 और उसके लिए पाइथन वर्जन भी 3.6 चल जाता है, राइट। तो मिनिमम ये 3.6 है, उसके ऊपर की आप वर्जन डालोगे तो चल जाएगा। और इसी के साथ यहाँ पर आप देख सकते हो इसके लिए जो कूड़ा वर्जन है इन्होंने जो टेस्ट किया वो 11.0 11.1, ये जो सेम वर्जन है पाइथन के अराउंड वो काम कर लेते हैं। तो यहाँ पर अभी आपको मैं यही बताना चाहूंगा, ज्यादा आप कंफ्यूज मत हो, जस्ट आपको लिखना है पाइथन इक्वल्स टू 3.6। तो इससे क्या होगा, अभी यहाँ पर हमारा एक एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाएगा कूड़ा अंडरस्कोर TF नाम का और उसके बाद इसमें सबसे पहले पाइथन 3.6 वर्जन इंस्टॉल किया जाएगा। तो यहाँ पर आपको थोड़ा टाइम लेगा, तो यहाँ पर आपको थोड़ा वेट करना है। कुछ यहाँ पर पैकेज अभी कलेक्ट होंगे, यहाँ पर आपको कुछ पैकेजेस दिखाए जाएंगे कि भाई ये पैकेज अभी इंस्टॉल होने वाले हैं, तो आप उनको इंस्टॉल करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो। तो ऑब्वियसली हमें उसको इंस्टॉल करना है, तो आपको यस मतलब वाई की को प्रेस करना है, उसके बाद आपको एंटर बटन को प्रेस करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले पिप पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा। अब यहाँ पर उसका वर्जन देख सकते हो 21 पॉइंट समथिंग और यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ अभी वेरिफिकेशन हो रहा है।
तो यहाँ पर अभी हमारा जो एनवायरनमेंट है वो क्रिएट हो चुका है, जिसका नाम है कूड़ा अंडरस्कोर टीएफ। तो जो भी आपका एनवायरनमेंट आपने क्रिएट किया होगा उसको सबसे पहले एक्टिवेट करना है। तो एक्टिवेट करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा कोंडा एक्टिवेट, उसके बाद जो भी आपका एनवायरनमेंट का नाम होगा वो यहाँ पर हमें देना है। तो अभी हमारे केस में कूड़ा अंडरस्कोर टीएफ ये एनवायरनमेंट है जो हमने क्रिएट किया है, तो उसको हम अभी एक्टिवेट करेंगे एंटर बटन को प्रेस करके। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे पहले हमारा बेस एनवायरनमेंट था, अभी हमारा जो लेटेस्ट एनवायरनमेंट है वो है कूड़ा अंडरस्कोर टीएफ, राइट। तो कूड़ा अंडरस्कोर टीएफ ये हमने एनवायरनमेंट क्रिएट किया है। अब आपको यहाँ पर लिखना है पीप और लिस्ट। जैसे आप उसको टाइप करके एंटर करोगे तो इससे आपको पता चलेगा कि आपके इस एनवायरनमेंट में अभी फिलहाल कितने पैकेजेस अवेलेबल है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे एनवायरनमेंट में ओनली 5 पैकेजेस अवेलेबल है, जिसमें टेंसरफ्लो अभी इंस्टॉल नहीं है। तो अभी हमें क्या करना है, टेंसरफ्लो को हमें इंस्टॉल करना है। तो टेंसरफ्लो को इंस्टॉल करने के लिए हमें यहाँ पर लिखना है pip इंस्टॉल टेंसरफ्लो, pip इंस्टॉल टेंसरफ्लो। अब यहाँ पर आप बोलोगे कि भाई हमें टेंसरफ्लो जीपीयू के लिए चाहिए, तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा माइनस, जिसको हम बोलते हैं हाइपन जीपीयू। तो आपको बताना चाहूंगा कि जो ओल्डर वर्जन थे जो टेंसरफ्लो के 1.14 15, तो उस वक्त हम टेंसरफ्लो माइनस जीपीयू का इस्तेमाल करते थे। लेकिन अभी जो लेटेस्ट वर्जन आ रहे हैं टेंसरफ्लो के, तो उस सिचुएशन में हमें टेंसरफ्लो को जीपीयू के साथ यूज करना है। तो आपको हाइपन जीपीयू लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको लिखना है pip इंस्टॉल टेंसरफ्लो। तो चलो एंटर बटन को प्रेस करते हैं। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है जो टेंसरफ्लो है वो थोड़ा हेवी पैकेजेस है, अराउंड हाफ जीबी का। तो यहाँ पर डेटा भी आपको ज़्यादा लेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा सिस्टम में डाउनलोडिंग हो रहा है टेंसरफ्लो 2.6.0 और उसकी जो साइज़ है, टोटल साइज़ है 423.2 MB। तो इसको थोड़ा टाइम लगेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो टेंसरफ्लो 2.6 अभी डाउनलोड हो चुका है। इंस्टॉलेशन स्टार्ट होने से पहले टेंसरफ्लो को कुछ रिक्वायर्ड पैकेजेस चाहिए, तो वो भी अभी यहाँ पर डाउनलोड हो रहे हैं। तो एट द एंड में हमारा टेंसरफ्लो एंड उसकी जो डिपेंडेंसी थी वो अभी इंस्टॉल हो चुकी है। अब हमें चेक करना है जो हमारा कूड़ा CUDNN और अभी जो हमने लेटेस्ट इंस्टॉल किया टेंसरफ्लो, वो तीनों के तीनों सही तरीके से इंस्टॉल हुए हैं कि नहीं हुए हैं, ये हमें चेक करना है। तो उसके लिए अभी हमें क्या करना है, सबसे पहले जो भी हमारा एनवायरनमेंट था, फिलहाल हमारा यहाँ पर सेम एनवायरनमेंट है कूड़ा अंडरस्कोर टेंसरफ्लो। तो यहाँ पर अभी आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले लिखना है पाइथन लिखने के बाद यहाँ पर अभी हमारा पाइथन इंटरप्रेटर आ जाएगा और यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा पाइथन का जो वर्जन है वो है 3.6.13, राइट। अब हमें यहाँ पर सबसे पहले इंपोर्ट करना है। किसको इंपोर्ट करना है, हम इंपोर्ट करेंगे टेंसरफ्लो और उसको हम शॉर्ट नेम देंगे TF। तो टेंसरफ्लो को थोड़ा इंपोर्ट होने के लिए टाइम लेता है अकॉर्डिंग टू योर सिस्टम, तो आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अभी हमारा टेंसरफ्लो इंपोर्ट हो चुका है। अब आपको टेंसरफ्लो का वर्जन चेक करना है, तो यहाँ पर लिखना है TF डॉट अंडरस्कोर वर्जन और उसके बाद लिखना है अंडरस्कोर। तो अभी हमारा जो टेंसरफ्लो का जो वर्जन है वो है 2.6.0, राइट। तो जो भी स्पेसिफिक वर्जन आपको इंस्टॉल करना है वो भी आप इंस्टॉल कर सकते हो। तो जैसे हमने ऊपर लिखा था पिप इंस्टॉल टेंसरफ्लो, तो आपको लिखना है पिप इंस्टॉल टेंसरफ्लो इक्वल्स टू जो भी आपका वर्जन होगा। एग्जाम्पल पिप इंस्टॉल टेंसरफ्लो, जो हमने इस कमांड का इस्तेमाल करके टेंसरफ्लो को इंस्टॉल किया था। लेकिन आपको स्पेसिफिक वर्जन चाहिए, मान लो यहाँ पर मुझे वर्जन चाहिए 2.6.0, तो आपको ये लिखना पड़ेगा। तो इसके हिसाब से आपका वर्जन डाउनलोड हो जाएगा और इंस्टॉल हो जाएगा। मान लो आपको 2.6 नहीं चाहिए, आपको चाहिए 2.2 चाहिए, तो आपको लिखना पड़ेगा 2.2.0, राइट। तो जो भी वर्जन है वो आपको लिखना पड़ता है वाइल इंस्टॉलिंग टेंसरफ्लो, ओके। तो अभी यहाँ पर हमारा टेंसरफ्लो भी सही तरीके से इंपोर्ट हो चुका है। लेकिन हमें चेक करना है कि भाई हमारा जो टेंसरफ्लो है उसने जीपीयू को एक्सेस कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, ताकि हम जब डीप लर्निंग के मॉडल को ट्रेन करेंगे, टेस्ट करेंगे, तो वो फास्ट में काम कर पाए जीपीयू का इस्तेमाल करके। तो यहाँ पर हमारे पास एक कमांड है TF डॉट। अब हम क्या करेंगे, हम टेस्ट करने वाले हैं, तो उसके लिए हम लिखेंगे टेस्ट। किसको टेस्ट करेंगे, आपको यहाँ पर लिखना है डॉट और डॉट के बाद हम किसको टेस्ट करेंगे, जीपीयू को। तो यहाँ पर आपको लिखना है इज अंडरस्कोर GPU अवेलेबल, राइट। और उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको पैरेंथेसिस देना है, उसके बाद आपको यहाँ पर ब्रैकेट देना है और आपको एट द एंड में एंटर बटन को प्रेस करना है। एंटर बटन को प्रेस करने के बाद आपको इस तरीके का कुछ अभी मैसेज आ जाएगा और यहाँ पर एट द एंड में यही बोला गया है कि भाई आपका ये जो इज अंडरस्कोर GPU अवेलेबल ये डिप्लीकेट हो चुका है। इसके जगह पर आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है
tf.config.list physical device और यहाँ पर आपको मेंशन करना है GPU। तो इससे आपको पता चलेगा कि आपके सिस्टम में GPU अवेलेबल है कि नहीं है, या अभी आपका जो टेंसरफ्लो है वो GPU को एक्सेस कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पर एट द एंड में जो भी हमारा फिलहाल जो ये सिंटैक्स है ये काम करता है, ये आपको आंसर देता है। तो आंसर आपको कहाँ पे मिलेगा, एट द एंड में मिलेगा। और यहाँ पर हमें आंसर मिल चुका है फॉल्स। इसका मतलब ये है कि आपके सिस्टम में जो टेंसरफ्लो अवेलेबल है वो GPU को एक्सेस नहीं कर पा रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा कि आपने जो भी मेहनत की होंगी वो पानी में चले जाएंगे। अब यहाँ पर आप बोलोगे कि भाई आपने तो सही किया था लेकिन आपका फॉल्स क्यों आया है, तो आपको बताना चाहूंगा कि मेरे सिस्टम में एनवीडिया का GPU नहीं है, इसकी वजह से यहाँ पर फॉल्स करके आ चुका है। जस्ट फॉर डेमोन्स्ट्रेशन पर्पज के लिए मैंने आपको पूरी की पूरी इंस्टॉलेशन प्रोसेस बता दी है, राइट। लेकिन आपके केस में GPU आपका एनवीडिया का होगा तो ट्रू आने वाला है, कोई दिक्कत नहीं होने वाले, राइट। और यहाँ पर अभी हम आगे बढ़ते तो यहाँ पर बता दिया कि भाई ये नया वाला लेटेस्ट आपको क्या करना है, सिंटैक्स इस्तेमाल करना है। तो इसको मैं कॉपी करूंगा और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, जस्ट एक थोड़ा नया यहाँ पर स्पेस लेता हूँ और यहाँ पर मैं पेस्ट करूंगा। पेस्ट करने के लिए क्या करना है यार, इसको मैं कॉपी करूंगा और यहाँ पर मैं उसको पेस्ट करूंगा। ओके, तो ये नया सिंटैक्स है जिससे मैं पता चलता है कि आपके सिस्टम में GPU अवेलेबल है कि नहीं है। तो चलिए इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पर हमें लिस्ट में कुछ भी आइटम नहीं मिला है, इसका मतलब ये है कि भाई इसमें कोई भी GPU अवेलेबल नहीं है। मान लो इसमें GPU अवेलेबल होता तो उसका यहाँ पर नंबर होता, लिस्ट में नंबर होता, जैसे कि यहाँ पर ऐसा नंबर होता 0। इसका मतलब होगा कि भाई एक यहाँ पर 0th इंडेक्स पे एक GPU अवेलेबल है। मान लो आपके सिस्टम में 2 GPU होते तो यहाँ पर आता 0,1। इसका मतलब होता कि 0 इंडेक्स एंड 1 इंडेक्स पे आपके पास GPU अवेलेबल है, राइट। बट फिलहाल मेरे सिस्टम में GPU अवेलेबल नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पर हमारे पास एम्प्टी लिस्ट आ चुकी है। और यहाँ पर आपको ये भी समझ में नहीं आ रहा है तो मैंने यहाँ पर एक सिंटैक्स लिखा है, एक सिंपल सा सिंटैक्स, ये आपको पता करके दे देंगे कि भाई आपके सिस्टम में कितने GPU अवेलेबल है। तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं और यहाँ पर हमें आउटपुट मिल चुका है, नंबर ऑफ GPU अवेलेबल 0। मतलब आपके सिस्टम में जो GPU है वो अवेलेबल ही नहीं है, 0 GPU अवेलेबल है। तो इस तरीके से हमने देखा कि हम किस तरीके से CUDA को, CUDNN को और टेंसरफ्लो को इंस्टॉल करते हैं ताकि हमारा टेंसरफ्लो GPU को एक्सेस करके जो भी हमारे डीप लर्निंग मॉडल की ट्रेनिंग, टेस्टिंग और वैलिडेशन इस प्रोसेस को फास्ट कर पाए, राइट। बट यहाँ पर ध्यान रखना, मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा मेरे सिस्टम में एनवीडिया का GPU नहीं था, इसकी वजह से यहाँ पर हमें जो आउटपुट आ रहा है वो फॉल्स, 0 इस तरीके की वैल्यू आ रही है। बट आपके केस में ऐसा नहीं होगा, आपके केस में वैल्यू ट्रू मिलेंगे और उसी के साथ GPU भी आपके सिस्टम में 1 होगा तो 1 मिलेगा, 2 होगा तो 2 वैल्यू मिल जाएंगे। तो आई होप आपको समझ में आ चुका है कि भाई हम किस तरीके से CUDA, CUDNN एंड टेंसरफ्लो को इंस्टॉल करते हैं टू एक्सेस द सिस्टम GPU। अब आपके दिमाग में ऐसे कोई नए सवाल जन्म ले रहे होंगे तो आप क्या कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो और उसके बाद मुझे टाइम मिलेगा तो मैं बिल्कुल आपके सवालों का जवाब दे दूंगा। या आप में से उस सवाल का जवाब अवेलेबल है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उस सवाल का जवाब प्लीज दे दीजिएगा। तो चलो दोस्तों, इस ट्यूटोरियल को हम यहीं पे एंड करते हैं और नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि भाई हम किस तरीके से CUDA, CUDNN एंड PyTorch एंड टॉर्च व्यूइंग को इंस्टॉल करेंगे और उसके बाद हमारा PyTorch किस तरीके से एनवीडिया का GPU को एक्सेस करेगा और उसके बाद हमारे डीप लर्निंग की जो प्रोसेस है, जो मॉडल ट्रेनिंग, टेस्टिंग, वैलिडेशन है, उसको फास्ट फॉरवर्ड कर पाएगा। तो चलो यार, इस ट्यूटोरियल को यहीं पे हम एंड करते हैं, मिलेंगे हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए सीखते सिखाते कुछ इंप्लीमेंट करते रहो। धन्यवाद।